बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज चूँकि 10 अक्टूबर है तो ये बड़ा स्पेशल डे है उन लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते। बड़ा आपको हैरत होगी कि हमारे माशरे में बहुत सारे छोटे बच्चे, बड़ी एज के हजरात या फिर जिनके साथ कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी जो सुनने की सलाहियत होती है वो या तो ख़त्म हो जाती है या तो कम हो जाती है। तो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियोलॉजिस्ट डे मनाया जाता है, यानी कि जो इस जो लोग सुनने से महरूम हो जाते हैं उसके लिए जो खिदमत सर अंजाम दे रहे थे उनके लिए दिन मनाया जाता है। सो आज प्रोग्राम में मेरे साथ जो हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट ही मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि अगर किसी बच्चे का या बड़ी उम्र के हजरात का या फिर जिनका ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, सुनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है तो क्या जो है वो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। मेरे साथ आज प्रोग्राम में शाहिद अख्तर राजपूत मौजूद है, ही इज़ ऑडियोलॉजिस्ट, और उसके साथ साथ उनके एक पेशेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम नादिया है। उनसे हम पूछेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से समाज चली जाती है, कौन कौन से एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जिससे समाज चली जाती है, बाय बर्थ कौन से कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं जिससे आपकी सुनने की समाज चली जाती है। वैसे तो ये बहुत अहम टॉपिक है और इस पे बात करने के लिए मैंने इसलिए सोचा कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत सारी नेमतें मिली हुई हैं जिसका हम शायद शुक्र नहीं अदा करते। तो हमें हर उठते बैठते सोते खाते पीते हर वक्त हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सो खैर, आपको मैं अपने गेस्टों से मिलवा दूं, शाहिद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम। नादिया, आपको भी वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम। आप तो फाइटर हैं। खैर, आपकी बड़ी जो है मैंने इनकी जब मैंने सुनी पूरी स्टोरी तो मुझे बड़ा मैं खुद भी फील कर रही थी कि वाकई जज्बा होना चाहिए इंसान को जीने का। सर, आपसे मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करूंगी। खैर, आज ऑडियोलॉजिस्ट डे है, आप लोगों के लिए दिन मनाया जाता है, तो चलें ये 10 अक्टूबर आपके नाम किया। बहुत शुक्रिया। आप बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। वैसे तो अल्लाह ताला हर इंसान को चुनता है। ईदी जैसे लोग भी आते हैं, आपके बहुत सारे सोशल वर्कर आते हैं। जहां अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें लिखी हैं तो उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूट्स भी रखे हैं। तो वो लोग जो पहले सुन सकते थे और अब नहीं सुन सकते, उनका दर्द वो तो खैर नादिया बताएंगी हमें, पर क्या होता है आप लोग जब उसको ट्रीट कर लेते हैं तो आपके अंदर से जो फीलिंग्स आई कांट इमेजिन। वैसे खैर ये खिदमत तो मैं भी सर अंजाम देती रही हूँ कि जब ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम हो जाता था, जब वो उनके वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर होते थे, तो जब लंग्स अब ठीक हो गया, अब वो अपनी एयर पर, तो हम लोगों से इतनी हमें ऐसी निगाहों से देखते थे कि उनकी निगाहें हमें थैंक्स कर रही होती थी। ज़रा आप बताइएगा ये सफ़र जो आपका शुरू हुआ और अब तक का क्या आपने महसूस किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फलक। हमने 2009 में कराची से मास्टर्स किया और मास्टर्स करने के बाद हम 2011 में अल्लाह के फजलो करम से ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप, डाव यूनिवर्सिटी और एक इमरा चैरिटी यूके, उनकी स्कॉलरशिप पे हम कॉकलियर इम्प्लांट रिहैब की ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड चले गए। हम पाकिस्तान के 2 ही लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरह की ट्रेनिंग करके आए और हमने पाकिस्तान में फ्री कॉकलियर इम्प्लांट शुरू करवाया। हम उस टीम का हिस्सा थे। उसके बाद 2014 में पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान में ऑडियोलॉजिस्ट डे मनाया और 2014 को हमने पाकिस्तान में समात के साल के तौर पे रुशनास कराया। इस दौरान हमने पाकिस्तान के बड़े इदारों में कैंप्स लगाए और लोगों को समात की अवेयरनेस दी कि समात का टेस्ट करना चाहिए। अब जो हम बात कर रहे थे कि नेमतें क्या होती हैं, तो कुछ नेमतें तो बड़ी जो है ना प्यारी बात आपने कही। कुछ नेमतें तो ऐसी होती हैं जो हमें बाय बर्थ मिलती हैं, उसको बदकिस्मती से हम नेमत नहीं समझते, उसे अपना हक समझते हैं। और जो हम अल्लाह से दुआ करते हैं और जो चीज़ हासिल होती है हम सिर्फ उसको नेमत समझते हैं क्योंकि उसके लिए हमने एफर्ट की होती है। अब जब जिन लोगों की समात चली जाती है किसी भी वजह से और वो सुनने से महरूम हो जाते हैं थोड़ा बहुत या बिल्कुल, तो उन्हें समात की नेमत का अंदाज़ा होता है कि हम किस तरह दुनिया में कम्युनिकेट करते थे, लोगों की बात सुनते थे, लोगों के लहजे समझते थे पीछे से फ़ोन पे, और अब हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस नेमत का अंदाज़ा होता है और इस नेमत का अंदाज़ा हमारे
सामाइन के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि कॉकलियर इम्प्लांट 18 से 25 लाख की डिवाइस है कि अल्लाह मैंने हमारे एक कान में जो डिवाइस वो कॉकलियर इम्प्लांट लगती है 18 से 25 लाख रुपए की। तो जो लोग कहते हैं हमें क्या मिला है, तो 2,50,00,000 के हैं आप। तो आपको अल्लाह की इस नेमत का, और फिर भी अल्लाह के बनाए हुए कानों का मुकाबला नहीं कर सकते सर्जरी के बाद। तो अब जो लोग इस नेमत से महरूम हो जाते हैं और जब उनको डिवाइस लगाते हैं और फिर वो दोबारा सुनने के काबिल हो जाते हैं, तो उनके दिल से जो हमारे लिए दुआएं निकलती हैं, उनकी जो आंखें देखते हैं, उनकी जो फैमिली से कम्युनिकेशन देखते हैं, तो आप यकीन जानिए बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि आपका इम्प्लांट हो सकता है, जिस तरह हम दांतों का इम्प्लांट करते हैं या कोई भी एक्सेसिव आपकी बॉडी के अंदर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने बाहर से लगाई है, तो आपका कान में भी लग सकता है। ठीक है, आप मज़ीद और इससे डिटेल में मैं आपसे पूछूंगी कि क्या प्रोसीजर है, अगर छोटे बच्चे जो बेचारे नहीं सुन सकते, जिनके पेरेंट्स परेशान हैं, तो वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरीके से आप चैरिटी वर्क किस तरह आप कर सकते हैं, या फिर जो इसको वाकई अफोर्ड कर सकते हैं तो वो किस तरह लगा सकते हैं, ये सारी बातें आपसे मैं पूछूंगी। पर मैं नादिया से पूछना चाहती हूँ, नादिया आपका एक सफ़र, ये बड़ा मुश्किल सफ़र था जो 9 सालों का आपका सफ़र था। आप प्रेग्नेंट थी जिस वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद जब आप एक नई ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दी आफ्टर ट्रॉमा, आफ्टर एक्सीडेंट, क्या सोचती हैं, क्या दिन थे वो और अब ये दिन? बड़ी नेमतों का आप शुक्र अदा करती होंगी अल्लाह की। ये एक मौज़ा ही है। और उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ था तो डेफिनेटली मैं कोई एक्सरे नहीं करवा सकती थी, कोई टेस्ट नहीं करवा सकती थी, क्योंकि मुझे बेबी की ज़्यादा फिक्र थी। खैर, उस वक्त इंजरी के बाद पता चला कि मैं टिनिटस की पेशेंट हो गई हूँ। टिनिटस एक्चुअली इज़ अ डिज़ीज़ जिसमें आप एक वक्त में मल्टीपल वॉइसेस सुन रहे हैं। मल्टीपल वॉइसेस एक तरीके की नहीं, ऐसा लगता है कोई सीटी बजा रहा है, कोई हॉर्न्स हैं, कोई रक्षा चल रहा है, कोई पंखा चल रहा है, कोई घड़ी की साउंड है। ये सारी साउंड्स एक साथ आपके कान में कंटिन्यूसली चलती हैं। मतलब आप अगर लेटते हैं तो आप सो नहीं सकते, आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आवाज़ भी आपको आ रही है और 9-10 आवाज़ें भी आप सुन रहे हैं। अच्छा, तो वो हर वक्त आती हैं? हर वक्त आती हैं, हर वक्त आती वो हैं। हर तो वक्त जब आप सो रहे होते हैं तो फिर आप सो ही नहीं सकते, क्योंकि वो वॉइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली आपके ब्रेन को काम होने ही नहीं देती, मतलब सुकून से लेटने ही नहीं देती। टिनिटस की बीमारी में ये किसी के साथ ऐसा है कि वो 2-3 आवाज़ें सुनता है, किसी के साथ ऐसा है कि वो 2 से ज़्यादा आवाज़ें सुनता है। कोई ऐसा वक्त होता है कि जिसमें आवाज़ें बंद हो जाएं? वो सिर्फ इस वक्त हो सकता है जब बाहर की साउंड्स जो हैं वो थोड़ा लाउडर हो जाएं, यानी कि आप किसी गैदरिंग में हैं, 10-12 लोग आपके साथ बात करें तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी वॉइस सराउंडिंग में कम है तो आपकी वो वॉइस इतनी बढ़ जाती है कि आपका खुद उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो वो बढ़ते 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 इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे जब मैंने चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई इलाज नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके साथ फाइट करना है, इग्नोर करना है, फाइट करना है और बस इसी के साथ रहना है, क्योंकि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब टिनिटस की पहले 7 आवाज़ें थी, 9 हो गई, 11 तक चली गई और बढ़ती चली गई। 9 साल इसी तरीके से चलता रहा। फिर उसके बाद थोड़ी सी हेयर लॉस होना स्टार्ट हुआ, तो मुझे इसका भी पता नहीं चला। फैमिली में जब मैंने लाउड बोलना स्टार्ट किया तो बच्चों ने, हस्बैंड ने ये फील किया कि मैं नॉर्मल वॉइस से ज़रा कुछ ज़्यादा लाउड बोलने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ही आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं वो 11 आवाज़ें भी सुन रही हूँ और उसके बाद मैं आपकी आवाज़ भी सुन रही हूँ, बच्चों की भी सुन रही हूँ। तो जब मैंने जाके टेस्ट करवाया तो पता चला कि मैं तकरीबन 20 to 40% जो है हेयरिंग लॉस कर चुकी हूँ एक कान की। टेस्ट हुआ, सर ने टेस्ट किया मेरा, और उसके बाद मैंने जब उनको अपनी पूरी डिटेल बताई तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर अब हेयर लॉस होना, हेयरिंग लॉस होना, ये एक अब आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस भी है, क्योंकि बच्चों का साथ है, घर का साथ है। टिनिटस से तो आप फाइट कर ही रही हैं, उसका तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी हेयरिंग को जो है कुछ प्रॉपर कर सकते हैं। फिर डिवाइस सर ने मुझे टेस्ट के बाद सजेस्ट किया, और जब फर्स्ट टाइम वो डिवाइस तमाम फ्रिक्वेंसीज़ के साथ चेक करने के बाद जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरी कान में इंसर्ट की तो आई स्टार्ट क्राइंग एट दैट टाइम, क्योंकि वो डिवाइस कान में जाते के साथ ही, लगाते के साथ ही तकरीबन 9 वॉइसेस एट द स्पॉट
ख़त्म हो गई थी। जिन आवाज़ों को मैं 9 साल से बर्दाश्त कर रही थी, उनमें से वो वॉइसेस एकदम बंद हो जाना और कामनेस होना, मतलब एक सुकून आ जाना, वो आई कांट एक्सप्लेन। तो डॉक्टर साहब भी थोड़े परेशान हो गए थे, हस्बैंड भी परेशान हो गए थे, और इनकी मिसेस भी परेशान हो गई थी। वो समझे कि शायद कोई डिवाइस में मसला है, लेकिन वो डिवाइस में मसला नहीं था, वो एक्चुअली मेरी अपनी जो फीलिंग्स थी, क्योंकि आप एक टाइम के बाद सुकून में आते हो। एक छोटी सी डिवाइस ने मेरी इतनी ज़्यादा जो इरिटेशन जो मैं फील कर रही थी वो ख़त्म कर दी। साथ उसके मेरी हियरिंग भी प्रॉपर हो गई। जो मुझे आवाज़ नहीं समझ में आ रही थी, जो 40% में लॉस कर चुकी, वो वापस अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियर है। मैं आवाज़ें सुन सकती हूँ और रात को मैं सुकून से सो सकती हूँ। मैं इस डिवाइस के साथ भी सो सकती हूँ, और अब वो फीलिंग्स नहीं हैं जो 9 इयर्स तक मैंने बर्दाश्त की। और अब ये कहानी सुन के जो है वो मुझे अपनी हेयरिंग पर जो है ना, लाइक अल्लाह का बहुत शुक्र अदा मैं कर रही हूँ। और मैं शुक्र अदा इसलिए भी कर रही हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक। और ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हेयरिंग जेनेटिकली जिनकी हेयरिंग लॉस है, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, या फिर बड़ी उम्र के हजरात हैं, जिन लोगों को भी समात का इशू है, तो वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। यानी आप ENT सर्जन से रब्ता करने के बाद ऑडियोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हैं कि किस तरीके से वो इम्प्लांट कर सकते हैं। पर एक ब्रेक की टाइम चलते देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं सुनने की सलाहियत पर, कि सुनना जो है वो कितना ज़्यादा अहमियत रखता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुनने के बावजूद भी नहीं सुनते। वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में जो टीचर बार बार कहती हैं कि सबक याद करना है, पर फिर भी वो नहीं सुनते। ये तो चले जो है वो आपका पर्सनैलिटी फॉल्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी होता है, जो अल्लाह ताला सब पर रहम करे। और पर हम आपके लिए जो है वो बड़ी बड़ी अच्छी बातें लाते हैं, हमेशा एडवांस चीज़ें लाते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपनी मुश्किलात में आसानियाँ कर सकते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पर हेल्थ के हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में देखा जाए तो जो लोग हेल्दी होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने आप को रिच समझते हैं, और हेल्दी होना सबसे ज़्यादा रिच है भी। क्या आपके पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा है और आप अगर हेल्दी नहीं है तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। सो इसी तरीके से कि आपकी जो छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं या होने वाले होते हैं, या इर्द गिर्द में भी अगर आपको ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनके साथ कोई टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, तो आप उनको प्लीज़ ये मैसेज दे दिएगा कि अब जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है। और हमारे साथ 2 गेस्ट भी मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से सोल्यूशन निकाला जाता है। जी सर, हम बात कर रहे थे कि इम्प्लांट करवाने की, और बहुत सारी बातें आपने बताई। उनका बताइएगा कि जो छोटे बच्चे पैदा हुए, और अब बच्चे तो नहीं बता सकते ना, कुछ मेरे ख्याल से 3-4 महीने तक तो हमें आइडिया भी नहीं होता कि बच्चा सुन सकता है या नहीं सुन सकता, या फिर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है तो आप डाउट में होते हो सकता है कि आप छोटे बच्चों का बिल्कुल छोटे हैं ना, उनको तो मतलब फील होता है कि उनकी डिवाइसेस भी बड़ी छोटी छोटी होंगी, तो या फिर वो बेयर कर सकते हैं इम्प्लांट या नहीं। ये ज़रा बताइएगा कि क्या कर सकते हैं छोटे बच्चे भी, ताकि वो बड़ी लर्निंग उम्र होती है ना, बच्चा 1 to 2 इयर्स में ही हर बात सीखता है जो सराउंडिंग में होता है। तो अब बेचारा अगर बच्चे को 3 साल में जाके हम प्लांट करवा रहे हैं तो क्या फायदा, वो बड़ा देर से डिलेड हो जाएगा, उसकी स्कूलिंग भी डिलेड हो जाएगी, वो बोलना भी बड़ा देर से। तो इससे बेटर है कि हम उसको स्टार्ट में ही कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले हम ये करते हैं कि जो टेनाइटिस की बात रहेगी थोड़ी सी, जिस तरह नादिया ने बताया कि 9 साल इन्होंने टेनाइटिस में गुजारे, अगर ये 9 साल पहले भी जाती हैं और किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं तो इनका शोर कंट्रोल किया जा सकता था। वो टेनाइटिस मास्कर डिवाइस के ज़रिए लगा दिया जाता है कान में, जिस तरह हेयरिंग एड लगता है, तो इनको वो शोर सुनाई नहीं देता और नॉर्मल आवाज़ें इनको आती रहती हैं। तो अगर अब कोई माशरे में ऐसे लोग हैं जो इस तरह गुजारा कर रहे हैं, उनको अगर हेयरिंग लॉस नहीं है तो भी वो किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, अपनी मुश्किलात बताएँ, इंशाल्लाह उनका मसला सॉल्व हो जाएगा। अब रही बात छोटे बच्चों की, पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वह बच्चा जैसे ही पैदा होता है सबसे पहले उसकी हेयरिंग स्क्रीनिंग होती है। और वही आप वाली बात, वो हेयरिंग स्क्रीनिंग इसलिए होती है कि अगर बच्चा नहीं सुन रहा होगा तो उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो सकेगी, उसकी लर्निंग शुरू नहीं होगी। तो हमारे मुल्क में जब हम UK में ट्रेनिंग करने गए तो वहाँ हमने देखा
तो वो कहते जी आपके मुल्क में ऐसा होता है। हमने कहा नहीं जी अभी तो हमारे इदारों में ऐसा नहीं होता, लेकिन 1400 साल पहले से हमारे कानून में अजान दी जाती है। तो हमारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो दीनी अजान की फ़वाइद होंगे वो तो कोई आलिम बताएंगे। एज ए ऑडियोलॉजिस्ट मैं ये समझता हूँ कि जब उनके कान में अजान दी जाती है तो बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन होते होंगे, वो मेरे नबी पाक नोट करते होंगे। जो अगर हमारे उलमाए कराम या अजान देने वाले लोग उसको नोट कर लें तो जिस बच्चे के भी कान में साउंड जाएगा, इसलिए कि बच्चा 2 खौफ साथ लेके पैदा होता है, एक गिरने का, एक आवाज़ का। जब भी बच्चे के पास खड़े होकर आप तो बच्चा चौंक जाएगा, वो साउंड पे चौंकेगा। तो अजान पे उसके कोई ना कोई रिफ्लेक्सेस आते होंगे जो अगर नोट करना शुरू कर दें तो इस तरह हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, और उसके बाद उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुल्क के बहुत सारे इदारों में जो न्यूबॉर्न होते हैं उनकी स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, उनके टेस्ट शुरू हो गए। लेकिन अगर हमारा शो कोई गाँव देहात में भी देख रहा है तो वो बच्चे के कान पे, बच्चे के पीछे खड़े होकर एक चम्मच एक स्टील की प्लेट पे हिट करें, जो साउंड जनरेट होगा बच्चा कोई ना कोई रिस्पांस देगा जी। यानी डर जाएगा, घबरा जाएगा, खौफजदा हो जाएगा। उसके फेशियल एक्सप्रेशन नोट करके या उसकी वीडियो बना के, आजकल गांव में भी मोबाइल सेट तो हैं, और किसी को भेज के किसी से मालूमात कर लें कि आया बच्चे को ऐसा इशू तो नहीं है। दूसरा, जो बच्चा नहीं सुन रहा होगा, हमारे यहाँ जो बच्चे छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, तो उनकी वालिदा उनको मुख्तलिफ नामों से बुला रही होती हैं, प्यार से। तो बच्चा या तो है आई टर्न कर रहा होता है उस साइड पे, या कोई ना कोई रिस्पांस दे रहा होता है। अगर आपका बच्चा आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है तो आप फिर उसको किसी ENT सर्जन को, किसी ऑडियोलॉजिस्ट से रब्ता कर लें जो भी आपके करीब है। नादिया, आपसे और मज़ीद पूछूंगी मैं कि जैसे कि आप जब इन तक पहुंची होंगी तो आपने और लोगों को सजेशन दिया, या आपका कोई मिशन है कि मैं जो ये बीमारी से लोग सफ़र कर रहे हैं, तो मैं, क्योंकि जो इंसान तकलीफ बर्दाश्त करता है तो सामने वाले की वो तकलीफ को समझ सकता है, तो कभी आपने सोचा कि आप एक पब्लिक अवेयरनेस सेशन करें या आप लोगों तक पहुंचाएं इस आवाज़ को? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये भी। और सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही थी, इस पीरियड में थी मैं, और उसके बाद अब जब ये डिवाइस लग गई तो बहुत सारे लोग अभी तक ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो डिस्कस नहीं करते हैं, डिस्कस करते ही नहीं, अपनी हेयर लॉस का किसी से बताते नहीं, क्योंकि लोग इसको, सामने वाला इसको शायद अच्छा नहीं समझता है, होते हैं लोग, कुछ शाय होते हैं, या सामने वाला उसको ये समझता है कि इस एज में, और सुनाई नहीं देता। मतलब ये कमेंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स की वजह से भी लोग अपनी डिजीज को डिस्कस नहीं करते हैं। This is a problem of our society। ये तो आप फिर भी एक क्या कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट की बात करिए, एक बीमारी की बात करिए। हमारे यहाँ पर तो अच्छे खासे लोग जो एक परफेक्ट होते हैं, उनकी हाइटों पे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आपकी हाइट छोटी है, या फिर वो पतले दुबले होते हैं तो उसके ऊपर बात कर देंगे पतले। तो ये तो फिर मुझे अपनी इस डिवाइस के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर आप किसी चीज से सफर कर रहे हैं तो आप बात कीजिए, क्योंकि जब मेरे पास, जब मेरी मतलब 9 इयर्स के बाद मुझे एक रेमेडी मिल सकती है, तो आप भी अगर बात करेंगे तो आपकी भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। आप डिस्कस करें, आप अपने आप को ये ना करेंगे लोग आप पे रहम खाएंगे या इसको बुरा समझेंगे। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से तो यही कहूंगी कि अगर जो भी इस डिजीज से सफर कर रहा है, इस वक्त टिनेटिस से लड़ रहा है या अपनी हेयर लॉस से लड़ रहा है, एनी हाउसवाइफ, कोई बच्ची है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक एज पर हो, टिनेटिस के लिए कोई एज नहीं है। आप एंजाइटी के पेशेंट हो तब भी आप टिनेटिस हो सकता है आपको, आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हो तब भी आपको टिनेटिस हो सकता है, तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप फील कर रहे हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, ENT स्पेशलिस्ट से मिलिए, ऑडियोलॉजिस्ट से मिलिए, ताकि आप खुद डायग्नोस कर सकें कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या तब्दीली है, और उसके बाद डॉक्टर से शेयर करके उसके लिए एक सोल्यूशन ले लें, आपको मिलेगा। ये कोई गलत नहीं है, आप अपने लिए ही बेटर। यहाँ पर हम अगेन मैं ये बात करूँगी कि आप को अगर कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, या कोई अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर कोई इम्तहान है, तो डोंट इग्नोर इट। लाइक आप उसको कॉन्फिडेंटली आप उसको फाइट करें, आपने बिल्कुल यू हैव टू लाइक, आपने ऐसे करने की अल्लाह की तरफ से है, तो और हर चीज का सलूशन है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी खवातीन अपने और मसलों में बहुत फंसी होती हैं, जो हमारे यहाँ पर वैसे भी लड़कियों के बड़े मसले मसाइल रहते हैं, तो वो दबाती हैं उन, जब तक वो क्रॉनिक नहीं हो जाती एक चीज इस लेवल, जैसे कि आपने जब फील किया कि अब जो है वो मामला आपने 9 साल तक भी बर्दाश्त किया, तो
उसके बाद अब जब पानी सर से गुजरने लगा कि अब आपकी हेयरिंग जाने वाली है, देन यू गो। उससे पहले आपने बर्दाश्त किया। मैंने तो ये आपका फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट है। तो मैं अब इस फॉल्ट को मैं ये चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कोई रिपीट ना करे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई गुनाह नहीं हो गया है, ये एक ट्रॉमा था, हो गया। लाइफ में ऐसे बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, जिंदगी में लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। आप भी तो एक एक्सीडेंट से गुजरी हैं, आपके नसीब था तो हो गया व्हाटएवर। लेकिन ये कहना हर मुश्किल के बाद आसानी, तो डेफिनेटली मेरे लिए आसानी है। तो मैं यही चाहूंगी कि अगर कोई फील कर रहा है टिनिटस, अगर अभी फर्स्ट स्टेज पर है, अभी 3 और 4 साउंड्स अगर वो सुन रहा है, तो वो प्लीज आए, अपने ENT स्पेशलिस्ट से मिले, ऑडियोलॉजिस्ट से मिले और इसको वहीं रिजॉल्व कर ले, ज्यादा बेटर। ओके, ज़रा सर ये बताइएगा कि जिस तरह इनका तो ट्रॉमा हुआ, ट्रोमेटिक कैसे है, और इनका जो फिर थोड़ा ये था कि क्रॉनिक होता गया, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, या हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, या कानों का वो इन्फेक्शन जो ट्रीटेबल हो और लोग उसमें इग्नोरेंस कर दें, या कोई अक्सर लोग कानों में वो चीज़ें डाल के और सफाई कर रहे होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं समात पर, लाइक सुनने की सलाहियत पर हम बात कर रहे हैं, और जिन लोगों की समात चली गई है या किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से चली गई है, तो किस तरीके से उसका हल हम निकाल सकते हैं। हमारे साथ ऑडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, एक पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद थी जो हमें अपनी पूरी कहानी बताती रहीं कि 9 साल तक उन्होंने मतलब एक सफ़र किया, अजीब अजीब आवाज़ें उनके कानों में आती रहीं और वो बहुत मुश्किल में थी। एंड में जब उनका हेयर लॉस हुआ तो वो जाके उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। सो अभी मज़ीद आपको मिलवाऊंगी एक और छोटे से बच्चे से जिनका इम्प्लांट हुआ है, जो सुन नहीं सकता था। क्या मुश्किलात आई उन लोगों को, किस तरीके से उन्होंने पैसे जमा किए, किस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया, उससे भी आपको मिलवाती हूँ। पर मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि किन किन लोगों को ये मसला हो सकता है। जी सर, हम बात कर रहे थे किन लोगों को ये मसला हो सकता है। सबसे अहम बात तो ये है कि हमें अपने कान खुद साफ करने नहीं चाहिए, ना कॉटन बड से ना किसी और चीज़ से। और हम जो कॉटन बड से कान साफ करने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर साहब आप तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि हम कभी कभी अपने एयर ड्रम को डैमेज कर लेते हैं। और अगर हमने एयर ड्रम डैमेज कर लिया तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस शुरू हो जाता है और फिर उसमें से इन्फेक्शन वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, जो आगे चल के सेंसिटिव हेयरिंग लॉस का बाइस बनते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम लोग जहाँ हम रहते हैं वह हम उन डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं जो ज़्यादा काबिल नहीं होते, और वो सिरिंजिंग के ज़रिए हमारे कान को साफ़ करते हैं और हमारे एयर ड्रम को डैमेज कर देते हैं, और फिर हेयरिंग लॉस की तरफ जा रहे होते हैं और कान के फिर पेचीदा मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने कान को खुद साफ़ नहीं करना। हमारी माएँ बहनें किचन में होती हैं, बालपिन, माचिस की तिली, और अब तो पोश एरियाज में कॉटन बड कान साफ़ करने के लिए नहीं बना चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ इससे कान साफ़ कीजिए। बल्कि अल्लाह ने तो यहाँ तक, जब हम वज़ू करते हैं तो कान में जो पानी डालते हैं, कान में पानी डालने की इजाज़त नहीं, सिर्फ मसा करना है। एयर कनाल से पहले का एरिया हमारा है, उसके बाद अल्लाह का है। नाक में हमें यहाँ तक पानी डालना होता है, तो अल्लाह ने हमें कान में सफाई करने की इजाज़त नहीं दी। अपने वज़ू के लिए, नमाज के लिए तो आप खुद ना करें प्लीज़। एक तो ये हो गया। कान का जो वैक्स होता है वो वैक्स खुद मूव होता है, वो जनरेट हो रहा होता है, बाहर आ जाता है। हम कभी उठ के देखते हैं सुबह तो ऐसे निकल रहा होता है। जब हम साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो प्रेस हो जाता है और जो उसका नेचुरल सिस्टम है बाहर आने का वो ब्लॉक हो जाता है। तो हमें ये किसी भी तरह नहीं करना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है। और मेरे ख्याल से 90% अवाम इंक्लूडिंग मैं, हम लोग कॉटन बड से अक्सर जो है वो, क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा था कि कान में शायद कोई चीज़ मौजूद है तो उठा के साफ़ कर लिया, तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके कानों के लिए। और जिस तरह सर ने बताया कि वैक्सिंग जो है वो खुद से आपकी मतलब क्लीन हो जाता है, आपने खुद से करने की कोशिश नहीं करनी। अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया कि हेल्दी वैक्स तो कान के अंदर रहता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो मूव करता है, वो बाहर आ जाता है। हम कभी सुबह उठ के देखते हैं तो ऐसे महसूस हो रहे थे, ठीक है ना। तो हमें एक तो अच्छा, दूसरा ये कि चाबी से भी लोग कुछ कान को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ वो भी ना करें। अब हम आते हैं, अगर किसी वजह से भी किसी को हेयरिंग लॉस हो जाता है, अच्छा इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स भी होती हैं। जिससे अगर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं तो जो मेडिसिन ले रहे होते हैं उससे उनका हेयरिंग लॉस हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, इनको तो अगर जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है तो वो जो है जितनी जल्दी असेसमेंट करवाने के बाद डिवाइस लगा लेते हैं तो उनकी लाइफ कम्फर्ट हो जाती है। अच्छा, अब अगर होता क्या है कि हम डिवाइस नहीं लगाते और हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे दादा अगर लाउड टीवी सुन रहे हैं तो उनका पोता उनकी गोद में बैठा हुआ है जी, उसको भी लाउड सुनना पड़ रहा है।
तो आहिस्ता आहिस्ता उसके कान मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे। हम जो एयर प्लग कान में इस्तेमाल करते हैं, हेडफोन इस्तेमाल करते हैं, वो स्टरलाइज नहीं होते, वो भी इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। अगर हम छोटी छोटी एहतियातें कर लें तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी कान की बीमारी से अपने आप को अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं इम्प्लांट पर कि इम्प्लांट जो है वो किस तरह होता है, क्या प्रोसेस होता है, और एक गरीब शख्स भी इम्प्लांट करवा सकता है। हमारे साथ एक गेस्ट और भी मौजूद है, उनके वामली वेलकम कहूँगी। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा, को उन्हीं हालत में छोड़ देते हैं। थैंक यू, आपने बड़ी अच्छा एक्सप्लेन किया और मुझे ख़ुद को भी खुशी हो रही है कि आप लोग एक अवेयर पेरेंट्स हैं। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे अगर कोई उनके अंदर कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो उसको उसके हाल पर ही छोड़ देते हैं, पर आपने अपने बच्चे की लाइफ के लिए इतनी मेहनत की, इतना सरवाइव किया और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इनाम भी दिया। सर जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट्स किए आप तक पहुँचे, तो क्या प्रोसेस किया फिर आपने? देखिए, हमने गवादर में एक कैंप किया था और वो नेवल चीफ साहब की सरबराही में उन्होंने मोटिवेट किया था, एडमिरल और रोटरी क्लब बे जिसका मैं मेंबर भी हूँ, हमने वहाँ कैंप किया। उस कैंप की जो टीवी न्यूज़ होगी वो इन्होंने देखी और इनके 2 बच्चे डेफ हैं, एक यही नहीं दूसरे भी हैं। तो जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके ये मसाइल हैं और आप यकीन जानिए ये ख़ुद ये बताएंगे कि जब मैंने फ़ोन उठा के दोस्तों से बात करना शुरू की कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, उस वक्त इनके पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और मैंने इनको एडवाइस करना शुरू किया, अच्छा हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। मेरे दोस्तों को फ़ोन किया, ये रोने लगे। इन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, अपने मिनिस्टर्स से मिला हूँ, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, इनके रोने से मेरा दिल, ज़ाहिर इंसान है, दिल दुखता है जी। बहरहाल फिर हमने कहा आप हिम्मत ना हारें, जैसे नादिया से कहा था, और हमने कहा अच्छा यहाँ से पैसे अरेंज हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे। मैंने दोस्तों से बात करना शुरू की तो इनको इनके इदारे ने, मैंने अच्छा अपने इदारे से बात करें, इत्तेफाक से इनके इदारे ने इनको 10 लाख दिए। फिर मैंने CMH खारियाँ बात की, CMH खारियाँ में ब्रिगेडियर राशिद थे, ब्रिगेडियर राशिद, जनरल नुसरत, ब्रिगेडियर अली, इन सब लोगों ने मुझे कहा कि अच्छा बच्चा वहाँ ले आएँ, हम हॉस्पिटल के चार्जेस नहीं करेंगे। फिर 4 सूबों के डिस्ट्रीब्यूशन कॉकलिंग इम्प्लांट की हमारे पास है, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार हमने ये सेल नहीं करना, हमने मदद करनी है। तो इत्तेफाक से मेरे अपने बजट में 3 लाख रुपए थे और आगे पीछे से करके अल्लाह पाक ने इतना हमें करवा दिया कि हमने ये सर्जरी विदिन 3-4 मंथ, मतलब पाकिस्तान की तारीख में जो लोग पेमेंट करते हैं, जो पूरे पैसे देते हैं 21 लाख, 22 लाख, 18 लाख, उनकी भी इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन उनमें इनकी मेहनत के, इनको हमने टेस्ट करवाने के लिए CMH पिंडी भेजा, पिंडी चले गए, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह ने इनकी मदद की और आज इनके बच्चे का 3 जुलाई को इम्प्लांट हो गया और हमें उम्मीद है कि अगले 2 साल में बच्चा हमारी और आपकी तरह बात करने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सर माशाल्लाह आपने एक बच्चे को तो आपने अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह इसकी हेल्प की और ये अब ये सुनने के काबिल हो गया, और मज़ीद और क्या कर सकते हैं हमारे उन बच्चों के लिए जो नहीं सुन सकते या जो बाय बर्थ कंजेनाइटल डिफेक्ट के साथ आ रहे हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, अभी तक हम पाकिस्तान में 6000 से ज़्यादा आले फ्री लगा चुके हैं और पाकिस्तान में जो कॉकलिंग प्लांट 3 ही दौरों में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम जब शुरू हुआ तो उस टीम का हिस्सा थे और हमारी विजन भी है कि पाकिस्तान में अगर एक शख्स भी नहीं सुन रहा तो वो हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हमसे काम ले रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। हम कम से कम लोगों को सीधा रास्ता दिखा देते हैं और अयाज इस बात के गवाह होंगे कि मेरी रोज़ी भी मैं एज ए ऑडियोलॉजिस्ट पेशेंट देख के, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने अयाज से अभी तक जितने भी विजिट्स किए हैं कभी कोई फ़ीस चार्ज नहीं की। मतलब इस तरह के जो परेशान लोग होते हैं और कॉकलिंग प्लांट के हवाले से तो उनसे बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमारी रोज़ी भी यही है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम लेते हैं और डिवाइस। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको डबल देना चाहिए और जो नहीं दे सकते उनके हमें हमारी मदद करनी चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पब्लिक को? अच्छा, मैं ये पूरे पाकिस्तान को जितने भी हालात समाज से महरूम हैं, ये बच्चों के माँ बाप को कहना चाहता हूँ, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें यह है कि आप जितना भी कोशिश करो, कोशिश आप पे डिपेंडेड है, लेकिन काम अल्लाह तबारक तआला करेगा। और ये चीज़ पे मायूस ना हो कि 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख हम कहाँ से अरेंज करें। ये मैंने खुद, जैसे कि शाहिद साहब ने बताया था कि ये पैसों के मुझे कोई मतलब वो नहीं था कि मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे और मैं अपने बच्चों को, जब मैंने अपार्ट करना शुरू किया, जब मैंने कोशिश शुरू किया तो अल्लाह तबारक तआला ने ऑटोमेटिकली मेरे सारे पैसे विदिन 3 महीने में हो गए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग परेशान हैं तो वो बिल्कुल मायूस ना हो। अब जो है वो इदारे काम कर रहे हैं, शाहिद साहब जैसे लोग भी काम कर रहे हैं। सर आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, अपनी समात
जो लोग सुन रहे हैं, बेस्ट मैसेज मेरे नज़दीक ये है कि हम जिन नेमतों को नेमतें नहीं समझते, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर अल्लाह ने हमारे कान सलामत रखे तो हम उन लोगों की मदद करें जो सुनने से महरूम है। हमारे हाथ सलामत है तो हम उन लोगों की मदद करें जो हाथों से महरूम है। हमारे पाँव सलामत हैं तो हम उन लोगों की मदद करें जो पाँव से महरूम हैं। और सिर्फ उन्हीं नेमतों का शुक्रिया ना अदा करें जो हमें दुआओं से हासिल हुई है, बल्कि उन नेमतों का जिनको हम नेमतें नहीं समझते, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू, बहुत अच्छी आपने बात की। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और आई होप सो कि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे और शाहिद साहब से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सर आप डाउ यूनिवर्सिटी में होते हैं और आप हमें प्रोग्राम के तवस्सुत से भी आप इनसे मिल सकते हैं और आप जो भी हेल्प चाहते हैं वो आपकी करेंगे। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।